हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत सारी होती है, यूवी है, आईआर है, मास मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एनएमआर क्या है? एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस की बात कर सकते हैं। आपको पता है ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियर। अब मैग्नेटिक मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन और वो सब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और वो सब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपनी एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और रेजोनेंस मतलब जो घूम रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाद अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब हम दो फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे तो उसे हम कहेंगे रेजोनेंस। आइडेंटिफाई एंड कंपेयर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो घूम रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमने फाइंड की वो फ्रीक्वेंसी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसे कहेंगे रेजोनेंस। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रम की। एक डायग्राम होगा, कैसे होगा, आपको एक ऐसा स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। जनरली एनएमआर है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पीक होगा लंबा जो होगा टी एम एस। मतलब हम इसे टी एम एस मतलब एक कंपाउंड है। ठीक है, उसे रेफरेंस के रूप में लेंगे। इसका होगा जीरो। ठीक है, ये होगा जीरो के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी पीक मिलेगा हमें, ठीक है, ऐसे तो हमें फाइंड करना मतलब इसे रेफरेंस लेना है। ठीक है, ऐसे ग्राफ होंगे। ठीक है, ये इसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड का स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो क्या इंट्रोड्यूस किया था फ्लेक्स ब्लॉच और एडवर्ड पर्सल ने इन 1947 1946 सॉरी। ये क्या थे, ये फिजिस्ट थे। ठीक है, इनको इस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था इंट्रोड्यूस करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम पहले पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके पहले एक पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियर वी यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। मतलब इसमें क्या है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे रेडिएशन के रूप में, आरएफ रेडिएशन। ठीक है, यूवी में हम यूज़ करेंगे अल्ट्रा विजिबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आईआर में इंफ्रारेड यूज़ करेंगे रेडिएशन। लेकिन एनएमआर में हम यूज़ करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हमने आगे डिस्कस किया कि न्यूक्लियस है वो घूम रहा है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस भी घूम रहा है, उसकी एक स्पिन है। ठीक है, वो क्या स्पिन है, मतलब तो प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट है, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहे हैं उसके आजू बाजू एक्सिस के ऊपर, मतलब न्यूक्लियस के पास खुद की एक स्पिन है। और वो स्पिन एक्सिस में क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है अलोंग द एक्सिस स्पिन के। ठीक है, उसी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है। ठीक है, वही मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, वही क्या है, तो वो बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए एक न्यूक्लियस है, ये घूम रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वो कहाँ, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसे हम डिनोट किया है न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, आई से, क्वांटम नंबर आई से डिनोट किया न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, समझ में गए? इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन हमें मानना ही नहीं है। इसे समझना सिर्फ प्रोटॉन ही है। मतलब हम यहाँ पे जब भी इस चैप्टर में न्यूक्लियस वर्ड का यूज़ होगा, मतलब आपको समझना सिर्फ प्रोटॉन ही है। ठीक है, न्यूट्रॉन हमें निगलेक्ट कर देना है, निकाल देना है। इस चैप्टर के लिए सिर्फ प्रोटॉन ही हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हमें डाउट होगा, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर एनएमआर एक्टिव, मतलब कौन से न्यूक्लियाई तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कौन से एक्टिव और कौन से इनएक्टिव है? तो द न्यूक्लियर हैविंग एनी रिजल्टेंट स्पिन। इस चैप्टर में हमें किससे लेना देना है, तो कि स्पिन से लेना देना है, मतलब उसके पास कोई भी रिजल्टेंट स्पिन होनी चाहिए तभी वो एनएमआर एक्टिव होगा। दिस मीन दैट दे डू नॉट हैव पेयर्ड स्पिन, मतलब उसके पास पेयर्ड स्पिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेयर स्पिन होगी तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पिन जीरो हो जाएगा। मतलब स्पिन है ना, पेयर में नहीं होनी चाहिए, वो क्या एक, तभी एनएमआर एक्टिव होगा। अब नेक्स्ट है
ये देखिए हमने एक बॉक्स बनाया है, कौन कौन से एलिमेंट है वो एनएमआर एक्टिव है और एनएमआर इनएक्टिव है। तो देखिए इसमें एक कंडीशन है, आपका मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर दोनों में से अगर एक ऑड होगा, ठीक है, तब क्या एनएमआर एक्टिव होगा, क्योंकि हमने आगे देखा है पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर है वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, मतलब वो क्या एनएमआर एक्टिव है। तो पहला देखते हैं, अगर मास नंबर भी ऑड हो और एटॉमिक नंबर भी ऑड हो तो एनएमआर एक्टिव है। उसके एग्जाम्पल है H11, नाइट्रोजन 715, फ्लोरीन 919, फॉस्फोरस 1531, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एनएमआर के, मतलब ये एनएमआर एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसके पास कुछ अपना रिजल्टेंट स्पिन होगा, वो कितना होगा उसकी वैल्यू हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, तो जब मास नंबर ओड हो और एटॉमिक नंबर इवन हो तब एनएमआर तभी भी एक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि मास नंबर ओड है, मतलब वो पेयर में नहीं होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल है कार्बन 613, उसके पास भी अपना कुछ रिजल्टेंट स्पिन होगा। अब तीसरी बात करें तो जब मास नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर ओड हो तभी भी एनएमआर एक्टिव होगा। उसके एग्जांपल है H12, B510, N714, ठीक है। उसमें क्या है, तो एटॉमिक नंबर है वो ओड है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, मतलब वो एनएमआर एक्टिव है, उसके पास रिजल्टेंट स्पिन होगा। अब देखिए यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों में से एक के पास भी ओड नहीं है, दोनों इवन है, तब क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो ये आपको कभी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट है जो एनएमआर इनएक्टिव है। तो आप बोल सकते हो कोई भी एटम जिसके पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन है वो क्या एनएमआर इनएक्टिव है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, वो उसके पास क्या है, वो इनएक्टिव है, मतलब उसके पास स्पिन नहीं होगी, रिजल्टेंट स्पिन होगी नहीं, मतलब आई होगा क्या होगा, जीरो होगा। देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, मतलब आई, सभी एलिमेंट के आई क्या है, मतलब उसके पास अगर रिजल्टेंट स्पिन होगा तो उसके पास आई भी होगी, आई वैल्यू भी होगी, ठीक है। मतलब फॉर न्यूक्लियर हैविंग अ नेट स्पिन एज अ होल, मतलब उसकी पूरी नेट स्पिन जो भी पूरी है वो, उसका जो नंबरिंग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड, मतलब जो आई की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से एक अगर क्या है, ऑड है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों की अगर इवन है तो उसके पास स्पिन होगा ही नहीं, मतलब वो डिपेंड किसके ऊपर करती है कि कितने नंबर के प्रोटॉन और कितने नंबर के न्यूट्रॉन है उसके ऊपर, और उसकी स्पिन की डायरेक्शन पैरेलल है या एंटी पैरेलल है उसके ऊपर भी डिपेंड होती है न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू की, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, पर जो एग्जांपल है उसकी आई कितनी वैल्यू है, तो क्या 4 1H1 7N15 F919 F919 सॉरी, उसकी वैल्यू होगी 1/2 होगी, ठीक, आधी होगी आई की वैल्यू। अब तो क्या 4 1H2 और 7N14 की वैल्यू होगी 1 होगी, और 4 5B11 और 17Cl35 की वैल्यू होगी 3/2 होगी, और 4 8 ऑक्सीजन 17 की वैल्यू होगी 5/2। बहुत सारे की वैल्यू है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कभी भी आपको पूछ सकते हैं कि आई की वैल्यू, मतलब न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू इस कंपाउंड के लिए, कि एलिमेंट के लिए क्या है, तो आपको ये बताना वैल्यू ये है इसलिए ये एनएमआर एक्टिव है। या फिर एग्जाम में से भी पूछ सकते हैं ये क्यों एनएमआर एक्टिव है, तो आप बोल सकते इस आई की वैल्यू ये है इसलिए इसके पास न्यूक्लियर स्पिन, इसके पास न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू ये है इसलिए ये रिजल्टेंट स्पिन इसके पास है इसलिए ये एनएमआर एक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर का जो मेन है पीएमआर और 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत सारे एलिमेंट के होते हैं, जैसे कार्बन 13 है, 1H है, फिर नाइट्रोजन 15 है, फिर फॉस्फोरस 31 है, फ्लोरीन 19 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एनएमआर, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीएमआर, मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, और फिर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ प्रोटॉन में होगा, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, कभी भी बात न्यूक्लियस की आएगी तो हमें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करना है, वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निगलेक्ट कर देना है। द सिंपलेस्ट न्यूक्लियर हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द हाइड्रोजन न्यूक्लियर consisting of a single proton, so the proton act as a
न्यूक्लियस हियर। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिर्फ हमें प्रोटॉन के ऊपर ही ध्यान देना है, उसमें भी हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है, सिंगल प्रोटॉन है, मतलब वो हमें उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास पेयर्ड स्पिन नहीं है। क्या है, पेयर्ड स्पिन नहीं है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर स्पिन की कुछ वैल्यू होगी, मतलब वो NMR एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ये सब बातें क्या एक दूसरे से मिली हुई है, तो आपको सभी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं। द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डीलिंग विद द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन न्यूक्लियर और प्रोटॉन इज ऑफ्टन रिफर टू अ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मतलब ये क्या बता रहा है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिर्फ प्रोटॉन, मतलब जो हाइड्रोजन है उसकी बात करेंगे, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, PMR, मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मतलब सिर्फ हम प्रोटॉन की बात करेंगे, दूसरे किसी भी एटम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब अगर NMR की डेफिनेशन देनी है तो हम क्या बोलेंगे, द NMR spectroscopy is defined as the branch of a spectroscopy which deals with the absorption of electromagnetic radiation in radio frequency region। ठीक है, तो आगे हमने बात की है कि इसमें क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में होगा क्या, तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब इसमें क्या होगा पता है, एक एलिमेंट ये कंपाउंड होगा, ठीक है, उसको हमने एक्सपोज कर दिया किसमें, तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा का कौन सी फ्रीक्वेंसी के रीजन में एब्जॉर्ब होगा, तो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन में एब्जॉर्प्शन होगा। इसे हम कहेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, वो एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी को, मतलब इसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ ए गिवन सैंपल आर नॉर्मली ओरिएंटेड रैंडमली। मतलब देखिए, इसमें पहले ये समझ लेते डायग्राम से, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका स्पिन हो रहा है, न्यूक्लियर स्पिन हो रहा है, लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब ये सब सैंपल है वो क्या हो गया, रैंडमली ओरिएंटेड हो गए। ठीक है, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, उसमें से कोई भी एक चूज करेगा। तो ये ऊपर सेंटेंस में लिखा है, द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द प्रोटॉन ऑफ अ गिवन सैंपल आर नॉर्मली ओरिएंटेड रैंडमली। ठीक है, नॉर्मली वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन बट व्हेन अ कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन इस प्लेस, मतलब जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उसको हमने प्लेस कर दिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, द प्रोटॉन में एडॉप्ट वन ऑफ द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेंस में, मतलब रिस्पेक्ट में क्या होगा, दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी ओरिएंटेशन की, एक तो उसके पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, देखिए दो पॉसिबिलिटी हमने बताई है, उसकी बात करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, मतलब उसके पास कौन सा स्टेट होगा, उसको हम कहेंगे अल्फा स्टेट कह देंगे, मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, वो कौन किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कि वो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वहाँ पे एनर्जी कुछ नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको धक्का मार देगी, चलो चलो। लेकिन अब देखो ये दूसरी स्पिन, वो क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है, और वो क्या ऑपोजिट है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट है। ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चलेगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, फिक्स। कभी भी देखो एक ढलान आती है और हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो ढलान चढ़ते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर हम ढलान उतरते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, मतलब हमें आराम से हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर भी, वहाँ पे एनर्जी क्या हमें कम लगानी पड़ती है, यहाँ पे भी ऐसा ही। अगर हम साथ में जाएंगे अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड में के साथ, तो हमें वहाँ पे क्या एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसे अल्फा स्टेट कहेंगे और उसकी वैल्यू होगी +12। ठीक है, और अगर ऑपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो उसे हम बीटा स्टेट करेंगे और उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, हाई एनर्जी चाहिएगी, और उसकी वैल्यू होगी -12। ठीक है, ये स्पिन एनर्जी स्टेट थे, दो जो पॉसिबिलिटी बन रही इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ऑफ द टू स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन विथ द अप्लाइड फील्ड इज लो इन एनर्जी और मोर स्टेबल देन द ओरिएंटेशन अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। मतलब देखिए, एनर्जी कम है
मतलब वहाँ पे क्या होगा, वो स्टेबल होगा कंपाउंड। मतलब देखो यहाँ पे कभी भी कोई भी इसे बोला इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कभी स्टेबल ज़्यादा होगा जब वहाँ पे एनर्जी कम होगा। ठीक है, एनर्जी कम मतलब वो उधर मतलब मोर स्टेबल, और एनर्जी हाई मतलब वो लेस स्टेबल। ठीक है, वही बताया गया इस सेंटेंस में। और दूसरा क्या सेंटेंस है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट इज डिजाइन एज डेल्टा ई। मतलब ये दोनों स्टेट के बीच की जो एनर्जी है उसे हमने साइन दे दिया डेल्टा ई। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, दोनों एनर्जी के बीच की एनर्जी को हम डेल्टा ई बता दिया। अब इन जनरल द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, इन जनरल क्या बोला जाता है कि डेल्टा ई की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बट जो मैग्नीट्यूड है उसका बराबर वो क्या हो रहा है, वो वेराई हो रहा है। मतलब वो डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ के साथ, अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ। मतलब जैसे ही अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे एनर्जी वर्सेस स्ट्रेंथ के ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। उसमें क्या किया देखिए, ये डेल्टा ई वन है, डेल्टा ई टू, मतलब देखो स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी तो एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड था वो भी क्या था, कम था। जैसे भी स्ट्रेंथ बढ़ी वैसे ही डेल्टा ई टू बढ़ा, मतलब ई टू ग्रेटर देन ई वन हो गया। मतलब फिर क्या हो गया, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी बढ़ता गया, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, इफ द ओरिएंटेड न्यूक्लियाई आर एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर जो ओरिएंट है मतलब जो घूम रहा है न्यूक्लियर, उसको हमने एक्सपोज कर दिया कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे। अब क्या होगा, तो क्या वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, मतलब वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, एंड द न्यूक्लियर इज लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट टू फ्लिप द हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। वहाँ पे क्या होगा, फ्लिपिंग होगा, मतलब जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर है वो क्या जाएगा, लोअर, मतलब जो अल्फा में है वो बीटा स्टेट में चला जाएगा, मतलब वहाँ पे फ्लिपिंग होगी, उसे हम फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब अब देखिए हमने किसी भी न्यूक्लियाई, ओरिएंटेड न्यूक्लियाई को हमने एक्सपोज कर दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो वहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हुआ और वहाँ पे क्या फ्लिपिंग हुआ, वो लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। ठीक है, ये सेंटेंस बता रहा है आपको। अब दूसरा क्या, व्हेन दिस फ्लिपिंग ओकर, मतलब जब ये फ्लिपिंग ओकर होती है तो न्यूक्लियर सेड टू बी रेजोनेंस, मतलब तभी कहते हैं न्यूक्लियर है वो रेजोनेंस में। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पर रखा था और जब वो एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी, मतलब वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो हमने क्या किया, दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया, वही होता है रेजोनेंस, कंपेयर करना दो फ्रीक्वेंसी को, मतलब तब हम उसे कह देंगे रेजोनेंस। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, E इज इक्वल टू एच में, ये तो हमें पता ही है। ये एच है वो क्या है, प्लान कांस्टेंट है, और ये म्यू है, इसे हम इस चैप्टर में बोलेंगे प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ऑफ प्रोटॉन, जिसकी डेफिनेशन क्या है, तो कि इट मे बी डिफाइंड एज equal to the frequency of electromagnetic radiation required to induce the transition from one nuclear spin state to another। मतलब कि अगर हमें न्यूक्लिया है कोई भी, ठीक है, उससे हमको ट्रांजिस करना है, मतलब अल्फा से बीटा स्टेट तक ट्रांजिस करना, ठीक है, जो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, उसे ही हम कहेंगे प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, वो है प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की भी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो अगर हमें यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है वो जो हमें नहीं पता है, क्या, तो H0 जो है अप्लाइड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये गामा है वो क्या है, तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, उसकी वैल्यू एक प्रोटॉन के लिए दी गई है 26750। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको दी जाती है, तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो आपको पता है, फिर एच प्लान कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, फिर पाई की वैल्यू पता है, सिर्फ आपको H0 की वैल्यू ही नहीं पता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन आपको अगर सम में दी गई इतनी मैग्नेटिक वैल्यू है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एनर्जी
कितनी होंगी या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर का टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।